हेलो एवरीवन, दिस इज़ जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी आपकी। तो यहाँ पर हम उत्तराखंड स्कॉलर एग्ज़ाम के लिए बायो का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमने अभी तक पौधे और पशुओं का वर्गीकरण हमने लास्ट लेक्चर में किया था। उसके बाद हमने यहाँ पर ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत देखे थे। ठीक है, अभी नया टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करते हैं कोशिका। ठीक है, जिसको कि हम इंग्लिश में यहाँ पर सेल कहते हैं। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यहाँ पर से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कोशिका सेल क्या होती है। तो हम सबको पता है कोशिका जो होती है यहाँ पर ये संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। किस चीज़ की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है? तो सभी जीवों की जिनमें प्राण होते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका यहाँ पर इसको बोलेंगे हम स्ट्रक्चरल 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 एंड कौन सा फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या बात करने वाले हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ यहाँ पर किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारे पास सभी जीव होते हैं जिनमें प्राण होते हैं उनकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है कौन? कोशिका, जिसको हम इंग्लिश में यहाँ पर सेल कहने वाले हैं। ठीक है, तो सभी जीव किससे बने होते हैं? यहाँ पर कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बात करें यहाँ पर कोशिका के आकार, यानी कि जो से यहाँ पर शेप है सेल का, आकृति, संगठन का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। तो हमें कोशिका के बारे में अध्ययन करना है तो उसको हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है ना, इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और बात यहाँ पर हमको इम्पोर्टेंट क्या याद रखनी है? और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। यहाँ पर सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन कैसी थी? यहाँ पर डेड सेल। कैसी सेल? डेड सेल, यानी कि मृत कोशिकाओं की खोज की है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फिर यहाँ पर बात की जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की, यानी कि लिविंग सेल किसने यहाँ पर डिस्कवर किया? तो उनका नाम क्या है? एंटोनी ल्यूवेनहॉक है। देखो इंग्लिश में भी इसका नाम यही होता है, हिंदी में भी यही होगा, तो इसमें मुझे इंग्लिश में बताने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर से इंग्लिश में खुद से कर सकते हैं। देखो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हुआ जाऊँगा। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोशिका की खोज किसने की सबसे पहले, तो आपने बताना है रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है, वो चाहे आपसे मृत कोशिका पूछे या सिर्फ कोशिका पूछे, तो आपने बताना है रॉबर्ट हुक ने की। और अगर यहाँ पर डिस्कवरी की बात की जाती है लिविंग सेल की, यानी कि जीवित कोशिका की, तब आपने एंटनी ल्यूवेनहॉक का नाम यहाँ पर बताना है। ठीक है, आगे अगर यहाँ पर बढ़े हम और यहाँ पर देखने की कोशिश करें, प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में जल, आयन, नमक, इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन वगैरह वगैरह, इसको छोड़ो, यहाँ पर इतना ज़्यादा हमको ध्यान नहीं देना है। अब आता है जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर और आती है, यहाँ पर आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत जिसको हम कहने वाले हैं सेल थ्योरी। यहाँ पर सेल थ्योरी हमारे पास इंपॉर्टेंट आती है। तो पूछा जाता है सेल थ्योरी किसने दी, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आपने बताना है यहाँ पर स्लेडन और स्वान, दो यहाँ पर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी यहाँ पर क्या दी? प्रपोज की, यहाँ पर प्रतिपादित की। आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है, डायरेक्टली स्टार मार्क कर लेंगे। तो ये सभी जितने भी मैं बातें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब यहाँ पर आता है आपके पास कि इसमें इन्होंने बताया क्या, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इन्होंने बताया सभी पेड़ व पौधे, जो पौधे और जीव है, प्लांट और एनिमल्स हैं, ये किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। सभी पौधे व जीव कोशिका के बने होते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। दूसरी बात इन्होंने क्या कही? कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। कोशिका जीवन की क्या है? मूलभूत इकाई है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट है किस चीज़ की? यहाँ पर जीवन की, लाइफ की, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और इसको आगे मॉडिफाई किया गया है। इन्होंने तो सिर्फ ये दो पॉइंट यहाँ पर बताए आपको, किसने? स्लेडन और स्वान ने। इसमें आगे एक पॉइंट और ऐड किया, यानी कि इसको मॉडिफाई करने का काम किया। मॉडिफाई किसने किया है सेल थ्योरी को? तो वो था आपके पास, लिखा रहेगा आपके पास, विर्चो लिखा रहेगा, यानी कि
यहाँ पर ये वर्चो आपको देखने को मिलेंगे। तो वर्चो ने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड किया, इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। उन्होंने बोला कि जो सभी कोशिकाएं हैं वो पूर्व निर्मित कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। पूर्व निर्मित यानी कि ऑल सेल्स आर मेड ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले से यहाँ पर कोशिकाएं थी उनसे नए सेल यहाँ पर बनने वाले हैं, नई कोशिकाएं बनने वाली हैं। तो मॉडिफाई करने का काम किसने किया, वर्चो ने किया है। सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित की, स्लीडन और स्वान ने। उसको मॉडिफाई किसने किया है, वर्चो ने किया है। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं यहाँ पर। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं हम, जीवों के प्रकार, यानी कि कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार हम बताएं तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। कैसे हम यहाँ पर कहने वाले हैं, कुछ हमारे पास होते हैं चलो अभी कोशिकाओं से पहले जीवों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, जीवों की बात हो रही है। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर। ठीक है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर में जैसे हमारे पास कौन आ जाता है, ब्र्यूगलिन एल्गी हमने कहा था। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, कुछ पैरामीशियम, अमीबा, ये वगैरह क्या है हमारे पास, एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर जीव है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, आपके पास बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। पैरामीशियम, अमीबा और यूग्लिना, ये भी एक कोशिकीय जीव हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, जो हमने प्रोटोजोआ में देखे होंगे। ठीक है, और यूकैरियोटिक, रुको अभी यूकैरियोट पहले, यूकैरियोट से पहले यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ठीक है, तो ये सब हमारे पास क्या थे, एक कोशिकीय थे। अब बहुकोशिकीय की बात करेंगे, जैसे इंसान हो गया बहुकोशिकीय है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे हमारे पास शुतुरमुर्ग हो गया, जैसे बड़े बड़े ट्रीज हो गए, तो ये सब क्या है, बहुकोशिकीय हैं, यानी कि अधिक मात्रा में इनके पास कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर अब हमको इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। नॉर्मली आपके पास एग्जाम में पूछ लिया जाए, अमीबा दे दिया जाएगा यूनिसेलुलर में, पैरामीशियम दे दिया जाएगा, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो दे दिए जाएंगे, और एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कुत्ता, भैंस, इंसान, तो ये सब आपके पास बहुकोशिकीय में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है ये। अब कोशिकाएं जो हैं वो दो प्रकार की होती है। अभी हमने जीव पढ़े थे, क्या के, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बट अब हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक आपके पास होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, और सेकंड आपके पास होता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक सेल्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करें इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, तो डिफरेंसेस की जब हम बात करेंगे तो ये आकार में बहुत छोटी होती हैं। कौन, प्रोकैरियोटिक सेल जो है, इनका आकार यानी कि इनका साइज बहुत छोटा होता है। आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है। यूकैरियोटिक सेल्स आकार में बड़ी होती है विद कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, बात करें यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उनकी कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका हुआ नहीं होता है। केंद्रीय भाग को उनका क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ध्यान रखेंगे, आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनके यहाँ पर जो केंद्रीय भाग, सेंट्रल पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, और ये यहाँ पर न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं यहाँ पर ढका हुआ होता है, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं, इनका केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा घिरा हुआ होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और यहाँ पर आता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इनके पास केंद्रक की अनुपस्थिति होती है, इनके पास केंद्रक ही नहीं होता है। ठीक है, और इनके पास केवल एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, केवल एक ही गुणसूत्र यहाँ पर पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, इनके पास केंद्रक भी उपस्थित रहता है, न्यूक्लियस उपस्थित है, प्रेजेंट है, और एक से ज़्यादा गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक में हमेशा एक कोशिकीय जीव आने वाले हैं, यूनिसेलुलर जो हमारे पास क्या रहेंगे, ऑर्गेनिज्म रहेंगे, वही आएंगे। इसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय आ सकते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों तरीके के जीव आ सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में।
आगे देखें, यहाँ पर आकार के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आने वाले हैं कि अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ा यहाँ पर जो कोशिका होती है, ठीक है, लार्जेस्ट क्या है आपके पास सेल है, वो है आपके पास शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है, ये सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, पहला ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछा जा सकता है सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, तो आपको बताना है माइकोप्लाज्मा। कौन है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है। फिर आपसे पूछा जा सकता है सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट, यहाँ पर सेल पूछा जाए, सबसे लंबी कोशिका पूछी जाए, तो आपने बताना है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, जिसको कि हम नर्व सेल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम नर्व सेल कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाले हैं। आगे बात करें, कोशिका के भाग हमने को पढ़ने हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सेल क्या हैं, तो कंपोनेंट ऑफ सेल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोशिका यानी कि सेल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकेंड वन इज न्यूक्लियस, केंद्रक, एंड थर्ड वन इज कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो 3 तरीके के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, 3 भाग हमको इस कोशिका के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, फर्दर केंद्रक को भी और आगे बांटा जाता है, कोशिका द्रव्य को भी आगे बांटा जाता है, साइटोप्लाज्म को, वो हम देखने वाले हैं। कोशिका झिल्ली की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि ये वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली है। यानी कि यहाँ पर क्या करेगा, सिलेक्टिव चीज़ों को अंदर आने देगा, सिलेक्टिव चीज़ों को बाहर जाने देगा, इसलिए हम इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से अलग रखती है, तो कोशिका द्रव्य जो उसके पास है उससे अलग रखने का यहाँ पर काम करता है। ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, यानी कि ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाएगा। ध्यान रखना ये किस चीज़ की बनी होती है, तो ये प्रोटीन एंड लिपिड की बनी होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आगे हमको कुछ इसमें डिस्कस नहीं करना है। और एक चीज़ याद रख लेना बस, अगर पूछ लिया जाए, ज़्यादा टफ बनाने की कोशिश करें तो इस एक मॉडल दिया गया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या दिया गया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने इसको दिया था। इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले, डायरेक्टली ये नाम आप लोग ध्यान में रख लेंगे। अब यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके कार्य देखने को मिलते हैं। तो वही हमें ये कुछ चीज़ों को अंदर आने देता है, कुछ चीज़ों को बाहर जाने देता है। ठीक है, कोशिका के आकार को निश्चित बनाए रखना ये कोई काम की चीज़ नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, प्लाज्मा झिल्ली के कारण यहाँ पर 2-3 चीज़ें हमको ध्यान रखनी होती है। क्या क्या होता है? एक तो जो गैसेस होते हैं, गैसेस अगर बाहर निकालनी है, गैसेस अंदर लेनी है, तो वो प्रोसेस क्या है, तो वो प्रोसेस आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो मूवमेंट ऑफ गैसेस, मूवमेंट ऑफ गैसेस, यहाँ पर बात करें गैसों की गति की बात करें, मूवमेंट ऑफ गैसेस, तो ये कौन से प्रोसेस से होते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विसरण। कौन सी प्रोसेस से होता है? विसरण से होता है। इंग्लिश में डिफ्यूजन इसको कहा जाता है। कौन सी प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन से होता है मूवमेंट ऑफ गैसेस। डायरेक्टली ध्यान रखेंगे आप इसको। और जब हम बात करेंगे वाटर, वाटर की बात करेंगे कि वाटर का, पानी की गति, मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर बात करेंगे, पानी की गति, जल की गति, किसके थ्रू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है वो होता है हमारे पास ऑस्मोसिस, यानी कि परासरण की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? परासरण की प्रक्रिया होती है। ध्यान आप लोग इसको रखेंगे। तो गैसों की गति कौन सी प्रोसेस से होगी? विसरण, डिफ्यूजन से। और पानी यानी वाटर की गति किससे होगी? तो यहाँ पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस से होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको इससे ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पर क्या होता है, कोशिका के समान ही सांद्रता है कोशिका के बाहर,
ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सेल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर विलयन कैसा है कोशिका के बाहर, समपरासरी विलयन है। कैसा है? समपरासरी विलयन है, जिसको कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल होगा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेल का जो यहाँ पर क्या है आकार है वो मेंटेन रहता है, कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। नोट कर लेंगे इन बातों को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब संपरासरी विलयन होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पर सेल के अंदर और सेल के बाहर कंसंट्रेशन सेम रहने वाली है। इसमें सेल के आकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर आता है हमारे पास अतिपरासरण दाबी या अतिपरासरी विलयन, जिसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहने वाले हैं। यानी कि जो सेल के अंदर की कंसंट्रेशन होगी, सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन होगी वो बाह्य द्रव की सांद्रता से अधिक होगी। जो बाह्य द्रव है, बाहर जो सॉल्यूशन है उससे अधिक होगी। तो इस केस में क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होगा? सेल के अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा। सेल के अंदर से पानी क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकला जाएगा तो यहाँ पर आपके पास जो कोशिका है, सेल है, वो सिकुड़ जाएगी। कोशिका जो है, सेल जो है, वो सिकुड़ जाएगी। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कोशिका जब सिकुड़ जाएगी तो इसको हम कहते हैं जीव रुको, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। तो बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये कहाँ पर होता है? यहाँ पर पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की कमी होने पर झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। बात ध्यान में, इसको इंग्लिश में प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होने वाला है? जो हमारे पास सेल है, सेल पूरा सिकुड़ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस की प्रोसेस से पानी बाहर निकल गया है झिल्ली से, तो पदार्थ पूरा सिकुड़ जाएगा। इसको क्या कहेंगे? जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस यहाँ पर कहेंगे। कौन से सॉल्यूशन में होता है ये? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है। किस में होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में यहाँ पर देखने को मिलता है। और जब आपके पास अल्प प्रासरणदाबी विलयन होगा या फिर अल्प प्रासरी विलयन होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, तो उस केस में यहाँ पर कोशिका फूल जाती है। अब आप लोग अगर कुछ यहाँ पर क्या करो, कुछ याद रखो ना रखो, आपको एक बात क्या ध्यान में रखनी है, तीन चीज़ आप यहाँ पर से क्या ध्यान में रखोगे। अल्प प्रासरणदाबी विलयन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका कैसी होती है? फूल जाती है। कोशिका क्या होती है? फूल जाती है। और जंतु कोशिका कभी कभी फट भी जाती है। ठीक है। अति प्रासरणदाबी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? यहाँ पर कोशिका सिकुड़ जाती है। कोशिका क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। और समपरासरी विलयन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सेम साइज उसका बना रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सीधी सी बात है, सेल वॉल पाई जाती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। जो कोशिका भित्ति होती है ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है यहाँ पर पादप कोशिका में, प्लांट सेल में पाई जाती है। सीधी सी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कवकों में पाए जाने वाली कोशिका भित्ति काइटिन नामक रसायन की बनी होती है। सीधे एक पॉइंट और याद रख लेंगे, जो यहाँ पर कवक हैं उनकी कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? काइटिन नामक पदार्थ से बनी होती है। इसका काम तुमको पता ही है, कोशिका को संरचना प्रदान करना, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, कोशिका को मजबूती व आकार देना। ठीक है। और बाकी ज़्यादा आपके पास काम की चीज़ें नहीं है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लेंगे। आगे आते हैं केंद्रक, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है केंद्रक। यहाँ पर केंद्रक में आपको ध्यान क्या रखना है? इसको कोशिका का केंद्र या फिर हेड क्वार्टर ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेड क्वार्टर ऑफ सेल भी कहा जाता है, क्योंकि कोशिका की सभी क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। कोशिका की जो सारी क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करने का काम किसका है? तो यहाँ पर न्यूक्लियस का है, न्यूक्लियस का काम है। नेक्स्ट बात आप लोगों को क्या ध्यान रखने, स्टार मार्क कर लेंगे, इसकी खोज डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने की है। यहाँ पर इसकी खोज किसने की है? यहाँ पर तो रॉबर्ट ब्राउन ने की है। किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये बात आप लोग नोट कर लेंगे। फिर बात करें यहाँ पर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है।
इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है, क्रोमेटिन रेसे टाइप होते हैं। देखो कहाँ है रेसे, यहाँ पर आपको ये रेसे रेसे दिख रहे हैं, ये रेसे यहाँ पर, तो इनको क्रोमेटिन मटेरियल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, झिल्ली होती है। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप जिसको कहेंगे हम, न्यूक्लियर एनवेलप ये रहेगा यहाँ पर। और बात करें क्रोमेटिन रेसे जो होते हैं, इनमें डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं, ये डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जो कि आने वाले जो यहाँ पर क्या होते हैं, जिसको कि बात करें जो संतानें होंगी, उनमें यहाँ पर सूचनाएं पहुँचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्रोमेटिन रेसे ही हैं जो आगे जाकर गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम बनाने वाले हैं। तो क्रोमेटिन फाइबर, ये जो हमने बोला ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये क्रोमेटिन फाइबर, ये आगे जाकर कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने के बाद, संघनित होने के बाद गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, डीएनए के बुनियादी और कार्यक्षम घटक को जीन कहते हैं। तो जो इसका फंडामेंटल चीज़ है, डीएनए जिस चीज़ से बना हुआ है, जो कि आगे जाकर काम करेगा, उसको हम कहते हैं जीन। वो क्या है, यहाँ पर जीन कहते हैं, आपने जीन सुना होगा। तो ये जीन क्या है, डीएनए का यहाँ पर बुनियादी घटक है और कार्य करने वाला फंक्शनल यहाँ पर घटक है, फंक्शनल कंपोनेंट। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। केंद्रक के काम आपको पता ही है, कोशिका चक्र का नियंत्रण करना, कोशिका की सभी क्रियाओं को यहाँ पर नियंत्रित करना, आनुवांशिकी सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक भेजना, जो हेरिडेटरी यहाँ पर इंफॉर्मेशंस होती हैं, उनको आने वाली पीढ़ी जो नेक्स्ट जनरेशन है उन तक पहुँचाने का यहाँ पर काम करता है कौन, केंद्रक। आगे यहाँ पर देखें हम कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यहाँ पर क्या होता है, बीचों बीच केंद्रक है, आउटसाइड दी सेल यहाँ पर क्या है, कोशिका झिल्ली है, जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी कह रहे हैं। तो कोशिका द्रव्य क्या है, इसके अंदर भरा हुआ जो फ्लूइड है यहाँ पर, उसको हम कोशिका द्रव्य यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर जलीय द्रव्य यहाँ पर रहता है, विभिन्न प्रोटीन होते हैं, इसमें 90% वाटर रहता है, 7% प्रोटीन होता है, 2% कार्बोहाइड्रेट और 1% अन्य अवयव होते हैं। नोट इम्पोर्टेंट, इस पे ज़्यादा ध्यान हमको देना नहीं है। अब आते हैं कि यहाँ पर जो कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म में, इसके अंदर बहुत से छोटे छोटे पार्ट यहाँ पर तैर रहे होते हैं। छोटे छोटे पार्ट क्या होते हैं, तैर रहे होते हैं, जिनको हम कोशिका अंगक या सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या आप इतनी बात समझ रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, कोशिका अंगक प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ पर बात करें अब कोशिका अंगक कौन कौन से हैं, सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला आप लोगों को ध्यान में रखना है, सबसे पहला कौन है, तो सबसे पहला है अंतर्द्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह क्या होता है, यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का विशाल तंत्र होता है। देखो कहाँ गया हमारे पास, चलो इसमें दिख तो रहा है नहीं यहाँ पर, बट आपको ध्यान रखना इधर ये जो केंद्रक है, केंद्रक के बाहर यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, अभी देखेंगे आगे आएगा तो, ये तो गोल्जी उपकरण आ गया, एक मिनट, चलो इसमें हमको, इसमें देखते हैं। देखो ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये छोटे छोटे केंद्रक के बाहर, यहाँ पर ये पतले पतले केंद्रक के बाहर ये चीज़ें आपको, ये कैसे रहते हैं, थैली युक्त नली, नली जैसे रहते हैं। ठीक है, सीधे से बात याद रख लेंगे यहाँ पर, कहाँ गया ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या रहता है, अंतर्द्रव्य जालिका क्या है, नलिकाओं और सीट का विशाल तंत्र होता है। ठीक जहां पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है केंद्रक, उसके बाहर ही चिपके हुए होते हैं। इसकी खोज गार्नियर पोर्टर और क्लॉडे एवं फुलैम ने की है। ठीक है, नाम ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी हो सकती है। वैसे हमारे जो सिलेबस है उसमें तो दिया नहीं है ये कि नाम वगैरह, ठीक है, फिर भी एक बार नज़र मार लेना। और बात करें क्या काम करता है ये, तो ये यहाँ पर जिसको हम अंतर्द्रव्य जालिका बोल रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं, ये निर्माण करता है प्रोटीन का और वसा का। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन और वसा का निर्माण करता है। ठीक है, और बात करें यहाँ पर, ये दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। सबसे पहला खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका और दूसरा है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों होता है? क्योंकि इसके जो सतह होती है, सरफेस होती है, उस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। उस पर क्या होते हैं? राइबोसोम अटैच होते हैं। राइबोसोम अटैच होते हैं। और ये राइबोसोम ही किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं? ये राइबोसोम ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। और जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है, यहाँ पर क्योंकि राइबोसोम अटैच नहीं है, इसलिए खुरदुरा नहीं होता है, चिकनी सतह इसकी होती है। खुरदुरी होने का कारण क्या है? खुरदुरा होने का कारण है राइबोसोम का अटैच होना। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। जबकि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका वसा का फॉर्मेशन करते हैं। किसका? वसा का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आगे यहाँ पर देखें, यही बात इन्होंने यहाँ पर करी है। झिल्ली और नलिकाओं का बना होता है, इसमें सिस्टर्नी और नलिकाओं का बना होता है। ठीक है। ये यहाँ पर चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जो है किस चीज़ का? वसा और लिपिड बनाने में मदद करती है। वसा या लिपिड बनाने में ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। कौन बनाता है? राइबोसोम। क्योंकि इसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं, वो यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। यहाँ पर बात करें कोशिका द्रव्य के भागों तथा केंद्रक के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका वाला सुविधा प्रदान करता है। यानी कि जो भी कहाँ से न्यूक्लियस से चीज़ें आनी हैं और उसको कौन किस कहाँ तक पहुँचाना है? कोशिका द्रव्य तक पहुँचाना है, तो वहाँ तक पहुँचाने का काम यहाँ पर कौन करता है? ये चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यहाँ पर करती है। और एक और बात ध्यान रखनी है कि यकृत की कोशिकाओं में विष तथा दवा का निरावशीकरण करने का काम, जो डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे दवाएं हम खाते हैं या जहर जो वगैरह कोई खा लेता है, तो जो सिंपल नॉर्मल चीज़ें हैं उनको यहाँ पर डिटॉक्सिफाई करने के लिए कौन यूज होता है? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर काम आता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है। बातें यहीं पर हो गई हैं। अब इसमें हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर वही कहा है, SCR क्या करता है? विष तथा दवा को निरावशीकरण, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आता है गोल्जी उपकरण। और गोल्जी उपकरण का, गोल्जी एपरेटस का यहाँ पर किसने यहाँ पर खोज की थी? तो कैमिलो गोल्जी ने की थी। डायरेक्टली नाम इसका सीधे से हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसका काम आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये क्या करता है? मेलेनिन संश्लेषण में सहायता करता है। क्या करता है? मेलेनिन संश्लेषण में सहायता करता है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और किस चीज़ का फॉर्मेशन करने का काम करता है? लाइसोसोम का फॉर्मेशन करने का काम करता है। किसका? लाइसोसोम का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो अंतर्द्रव्य जालिका थी यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उसमें जो क्या फॉर्म होते हैं? प्रोटीन संश्लेषण होता था, लिपिड बनता था। तो उसका जो स्टोरेज होगा वो कहाँ पर होगा? गोल्जी कायम होगा, गोल्जी एपरेटस में होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इस सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लाइसोसोम फॉर्मेशन करने का काम करता है। सेकेंड, मेलेनिन का संश्लेषण करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पे चलते हैं। अगला जो कोशिका अंगक है वो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया से ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि इससे कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा घर या विद्युत ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, डायरेक्टली ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। किसके पास? एक तो न्यूक्लियस के पास अपना डीएनए होता था। किसके पास होता था? न्यूक्लियस, केंद्रक के पास अपना डीएनए होता था। दूसरा डीएनए किसके पास होता है अपना? यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास भी अपना डीएनए होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके कार्य क्या है तो आपको पता ही है। ऊर्जा का निर्माण करता है। किस फॉर्म में करता है? तो यहाँ पर ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म याद रख लेंगे आप। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके रूप में यहाँ पर संचित करना है ऊर्जा। ठीक है ना। यह क्रेब साइकिल, क्रेब चक्र या कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान होता है, जिसके कारण वहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का निर्माण होता है। बात ध्यान रखेंगे ये चीज़। आगे हमने क्या डिस्कस किया था? यहाँ पर राइबोसोम क्या होते हैं? तो हमने बोला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपके हुए होते हैं और किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं? तो यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्लास्टिड यानी कि लवक जो हमारे पास होते हैं, लवक क्या होते हैं? तो लवक यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं।
पहली चीज़ इसमें और चीज़ ध्यान रखनी है आपको, लवक में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, इसमें भी अपना डीएनए और राइबोसोम। अब तीन चीज़ें हो गई, कितनी चीज़ें हो गई? तीन। केंद्रक जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, और थर्ड हमारे पास लवक प्लास्टिड। इन तीनों में अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, पूछा जा सकता है। अब जो प्लास्टिड होते हैं वो यहाँ पर तीन तरीके के हमको पढ़ने हैं। एक है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट, एक है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट, एक हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट तो सबको पता ही है, क्लोरोफिल के कारण यहाँ पर होता है, इसका रंग हरा हो जाएगा, पत्तियों में पाया जाएगा, इसको हम हरित लवक कहते हैं। वर्णील लवक आ जाएगा आपके पास, ये कैसे हो सकते हैं? लाल हो सकते हैं, भूरे हो सकते हैं, और डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती, ये सब हो जाएंगे। और अवर्णीय लवक ये कहाँ? तने और जड़ों में पाया जाता है, और ये कैसे होते हैं? सफ़ेद होते हैं। ठीक है, तो ये रंगहीन आपके पास क्या हैं? लवक हैं, प्लास्टिड हैं। ये पेड़ पौधों की जड़, भूमिगत तनों में भोजन पदार्थों का संग्रह करते हैं। भोज्य पदार्थों का संग्रह करने का काम किसका है भाई? ल्यूकोप्लास्ट का है, अवर्णीय लवक का है। क्रोमोप्लास्ट ये क्या होते हैं हमारे पास? ये वर्णीय लवक हैं, ये रंगीन लवक होते हैं। हरे रंग को छोड़कर सभी प्रकार के रंग पाया जाता है। रंगीन भाग, जैसे पुष्प में रंगीन भाग होते हैं, तो वहाँ पर ये आपका कौन पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट आपको पता ही है, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा, और पादप कोशिका में क्या करने का काम करता है? यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को कोशिका की रसोई घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका की रसोई घर भी कहा जाता है। स्टार मार्क कर लेंगे, कोशिका की रसोई घर किसको कहा जाता है भाई? ठीक है, किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। और क्लोरोप्लास्ट क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या? तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण। फिर हमारे पास क्या आते हैं? रिक्तिका आती हैं, वैक्यूल्स जिसको हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्या रहते हैं? थैलियाँ होती हैं कोशिका द्रव्य में, और यहाँ पर इनको हम क्या कहते हैं? रसधानी भी कहते हैं, और रिक्तिका भी हम यहाँ पर कह रहे हैं। जंतु में, जंतु कोशिका जो होती है, एनिमल सेल, उसमें बहुत छोटी पाई जाती है या फिर नहीं भी पाई जाती हैं। बट जो पादप कोशिका होती हैं उसका 90% भाग तक क्या होता है? यहाँ पर वैक्यूल होता है, रिक्तिका होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और इसका काम क्या होता है? तो ये कोशिका के अंदर प्रासरण दाब का नियंत्रण व पादप कोशिका में अपशिष्ट उपापचयी पदार्थों को इकट्ठा करने का काम करता है। तो जो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको इकट्ठा काम करने का काम करता है यहाँ पर। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, प्रासरण दाब है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। कौन करता है? वैक्यूल करता है। लास्ट वन यहाँ पर हमारे पास जो आता है, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? लाइसोसोम आता है। और लाइसोसोम में एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली। क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो सुसाइड बैग ऑफ दिस सेल किसको कहा जाता है? यहाँ पर कहा जाता है लाइसोसोम को। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हमारे पास प्लांट सेल और एनिमल सेल, दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्या हैं? सेल हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका, डिफरेंस क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, लाइसोसोम पाया जाता है यहाँ पर जंतु कोशिका में, लाइसोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। दूसरी चीज़ आपको पता है, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, जबकि यहाँ पर पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और अगर बात करें यहाँ पर पादप कोशिका में, यहाँ पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, बट यहाँ पर जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने वाले हैं। और बात करें यहाँ पर कि कोशिका का विभाजन, तो ये हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ये आप छोड़ सकते हैं। कोशिका इतना बड़ा चैप्टर है, कोशिका में पूछने के लिए आखिर में उसको सेल डिवीजन में क्यों जाना है? ठीक है ना, तो यहीं से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना देगा। जितने भी हमने चीज़ें यहाँ पर पढ़ी हैं, मुझे लगता है वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशियंट रहेंगी। यहीं पर से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।